स्वागत है आपका न्यूज वक्त में। पहले दिन का पहला शो यानी कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के रूप में और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके पहले दिन का पहला जो शो था वो कैसा रहा, इसको समझने की कोशिश करते हैं आज के कार्यक्रम में। वैसे तो सीपी राधाकृष्णन का जो पहला दिन था वो फेलिसिटेशन यानी कि उनके स्वागत का दिन था और इसलिए ज़्यादातर सदस्यों ने अच्छी अच्छी बातें कही। लेकिन इसकी तुलना अगर आप धनखड़ साहब के पहले दिन से करें और धनखड़ साहब के कार्यकाल को देखें तो उसमें दो फर्क बहुत साफ नजर आता है। पहला फर्क क्या है, आप देखें कि डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के एक प्रखर वक्ता हैं राज्यसभा में, जब वो अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए उन्होंने वो सारी पॉलिटिकल बातें कही जो कि एक स्वागत समारोह में नहीं कही जानी चाहिए थी। उन्होंने मनरेगा यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा है इसको उठाया, किस तरह से एसआईआर के मुद्दे में फर्जीवाड़ा है इसको उठाया और उन्होंने सारी बातें रखी। इसके साथ में जिस राज्यसभा की बुलेटिन में ये कहा गया कि आपको जय हिंद और वंदे मातरम नहीं कहना है, वो भी डेरेक ओब्रायन जब अपने भाषण कंक्लूड कर रहे थे फिर उन्हें ध्यान आया, उन्होंने फिर से जय हिंद कहा, जय बांग्ला कहा और वंदे मातरम कहा। यानी कि जो राज्यसभा की बुलेटिन में जिसे साफ तौर से कहा गया है कि आप इससे बचें, डेरेक ओब्रायन ने वो सब कुछ किया लेकिन सीपी राधाकृष्णन ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, उन्हें रोका नहीं। उसी तरह से अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देखें, मल्लिकार्जुन खड़गे जब खड़े हुए स्वागत भाषण देने के लिए उन्होंने वो सारी बातें कही कि किस तरह से धनखड़ साहब को वो सम्मान देना चाहते थे, विदाई समारोह करना चाहते थे सारे सदस्य, लेकिन ये मौका नहीं मिला क्योंकि सरकार ने उन्हें बहुत ही अचानक से हटा दिया, जिसपे कि किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं और जेपी नड्डा जो सदन के नेता हैं वो खड़े हुए और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को काटा भी, लेकिन सीपी राधाकृष्णन ने ऐसा नहीं किया। आप इमेजिन कीजिए यही अगर धनखड़ साहब होते तो धनखड़ साहब का रिएक्शन क्या होता। धनखड़ साहब उसी समय तुरंत उस सदस्य को बोलने नहीं देते, उनकी बात को एक्सपंज करते या फिर उन्हें कहते कि आप अपनी बात पे सब्जेक्ट पे रहें। उसी तरह से बाकी सदस्यों ने भी, चाहे अब्दुल बहाब हो जो कि IUML के सदस्य हैं, उन्होंने इस बात को रखा कि धनखड़ साहब किस तरह से बातों को रखने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए कहते थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए सभापति जो हैं वो ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं कहेंगे। इसके साथ ही तमाम जो सदस्य हैं जो स्वागत में सम्मान में उन्होंने बोला, उन सब ने अपने अपने राज्यों के मुद्दे को उठाया और अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सीपी राधाकृष्णन ने उन सदस्यों को ज़्यादा टोका टोकी नहीं किया। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के सदस्य जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उस पर उन्होंने कहा कि राज्य का मसला है, लेकिन उन्होंने भी अपनी बातें पूरी की। तो इससे क्या फ़र्क समझ में आता है, क्या सीपी राधाकृष्णन एक नए एटीट्यूड के साथ एक नए तरीके से राज्यसभा को कंडक्ट करना चाहते हैं? जिस तरह से सीपी राधाकृष्णन का व्यक्तित्व है, जिस तरह से उन्हें तमिलनाडु में अजातशत्रु कहा जाता है, जो किसी का दोस्त या किसी का दुश्मन नहीं है, सबके लिए मित्र के समान है, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, क्या सीपी राधाकृष्णन उस एटीट्यूड के साथ में राज्यसभा को चलाना चाहते हैं? या फिर सीपी राधाकृष्णन का ये पहला दिन था और चूंकि स्वागत भाषण था इसलिए उन्होंने एक तरह से नरमी के साथ अपोजिशन को अपनी बात रखने का मौका दिया। आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष का जिसकी की बानगी उन्होंने किरण रिजिजू और जेपी नड्डा के नोकझोंक के दौरान देखी, क्या उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा कि वो जेपी धनखड़ की तरह ही अपोजिशन के साथ में वैसा ही कंडक्ट करें जिस तरह से धनखड़ साहब किया करते थे। यानी कि जिस बीजेपी में आजकल संबित पात्रा या फिर तमाम जो प्रवक्ता हैं वो स्टार प्रवक्ता माने जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बातों को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से रखते हैं। गौरव भाटिया जैसे प्रवक्ता, उस बीजेपी में क्या सीपी राधाकृष्णन एक नरम स्वभाव, एक नरम एटीट्यूड के साथ में सबको साथ लेकर चल सकेंगे? क्या विपक्ष को भी उतनी ही जगह वो दे पाएंगे जिस तरह से
उम्मीद की जानी चाहिए। जिस तरह से आप याद कीजिए कि भैरव सिंह शेखावत जब राज्यसभा के चेयरमैन थे, जिस तरह से विपक्ष के साथ में उनकी जो केमिस्ट्री थी कि वो विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को उतना ही मौका देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो राज्यसभा के सभापति के पद पे हैं और भैरव सिंह शेखावत का जो स्टेचर था वो कई बार के मुख्यमंत्री राजस्थान के रह चुके थे, तो इसलिए उनकी बातों को सब गंभीरता से लेते थे। लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह से उस पोस्ट का कॉम्प्रोमाइजेशन शुरू हुआ, जो राज्यसभा के उपसभापति का जो पोस्ट था वो भी एक तरह से राजनीतिक पद बन गया, खास करके धनखड़ के दौर में। तो क्या विपक्ष जो अब तक उम्मीद बनाए है कि किस तरह से राधाकृष्णन एक बेहतर राज्यसभा के उपसभापति होंगे, चेयरमैन होंगे, क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने देश के पहले उपराष्ट्रपति की बातों को कोट किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से राधाकृष्णन ने यह कहा था कि न तो वो सत्ता पक्ष के हैं और न विपक्ष के हैं, वो सबके साथ निष्पक्षता के साथ सबको अलाउ करेंगे और सबको अपनी बात रखने का मौका देंगे। तो क्या विपक्ष राधाकृष्णन से नए धनखड़ की उम्मीद नहीं कर रहा और उम्मीद कर रहा है कि पुरानी जो गरिमा थी राज्यसभा की वो लौटेगी? तो ये आने वाला वक्त बताएगा, जब एक्चुअल में राज्यसभा में डिबेट शुरू होगा, एसआईआर का मुद्दा जब गरमाएगा, उस समय सीपी राधाकृष्णन को संतुलन बना के रखना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी, सत्ता पक्ष के साथ, विपक्ष के साथ, और सबकी बात को इंक्लूड करते हुए अपना कंडक्ट दिखाना, ये उनकी नई चुनौती होगी। यहाँ तक कि राधाकृष्णन ने विपक्षी दलों को एसआईआर पर बोलने के लिए कहा तो उसमें कई सारे दलों ने ये कहा कि इस पे सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार इसके लिए सहमत है, लेकिन टाइमलाइन बताने से इनकार कर दिया। राधाकृष्णन ने फिर से किरण रिजिजू को मौका दिया, यानी कि विपक्ष के आरोपों के बीच में एक तरह से उन्होंने सरकार को ही फंसा दिया, क्योंकि किरण रिजिजू इसके लिए कोई टाइमलाइन देने को तैयार नहीं थे। और राधाकृष्णन दो बार उनसे पूछा कि भाई सरकार अपना पक्ष रखे। तो एक तरह से धनखड़ से उलट राधाकृष्णन कहीं न कहीं एक तरह से निष्पक्षता दिखाते हुए या फिर कम से कम न्यूट्रल दिखने की कोशिश करते हुए दिखे, और इससे शायद सरकार की एक थोड़ी सी, जिसको कहते हैं कि परेशानी बढ़ गई है। लेकिन निश्चित रूप से पहले दिन का जो पहला शो है वो बताता है कि वो धनखड़ से अलग हैं और धनखड़ से अलग दिखना चाहते हैं, जो उनके नॉर्मल जो उनका व्यक्तित्व है उसका ही हिस्सा है। लेकिन आप हमारे कार्यक्रम को देखने के साथ में इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।